हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी निम्बस। ये वीडियो स्टैटिक जीके से रिलेटेड है और आपको जैसे पता है आपका जो एग्जाम है फॉर सीयूटी 2025 उसके 3 पार्ट्स हैं, है ना। पार्ट 1 में आता है लैंग्वेजेस, पार्ट 2 में आता है आपका डोमेन सेक्शन और पार्ट 3 इज गैट। ठीक है, पार्ट 1 में आता है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस से रिलेटेड है यह पार्ट 1। पार्ट 2 में आता है आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स और पार्ट 3 जो है दैट इज गैट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके अंदर हम लोग कवर कर रहे हैं स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में एक है पोर्शन दैट इज स्टैटिक जीके। गैट की बात अगर हम करेंगे, स्टैटिक जीके जो कि हमारी ये सीरीज चलती है, ठीक है, ये सेट 6 है। इससे पहले 5 सेट्स ऑलरेडी अपलोडेड है सीयूटी नंबर्स पे, आप वो जाके देखिए। बहुत ही अच्छे सवाल आपको मिलेंगे और आपके एग्जाम में, अपकमिंग जो एग्जाम है आपका 2025 वाला, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, ये 6th है, इसको भी ज़रूर देखिएगा, पूरा देखिएगा एंड तक। प्लस स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स आता है, डेली करंट अफेयर्स आप हमारे चैनल पे फॉलो कीजिए। एट द एंड आपको उसके साथ भी एमसीक्यूज मिलेंगे। ये स्टैटिक जीके एमसीक्यू फॉर्म में है क्योंकि आपका एग्जाम विल बी इन एमसीक्यू फॉर्म ओनली। प्लस स्टैटिक जीके में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, दैट इज पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, है ना, इकोनॉमिक्स। तो इससे रिलेटेड जितने भी सवाल है वो हम लोग इस पूरी वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, इट इज रिलेटेड टू द पॉलिटी सेक्शन से रिलेटेड है। President's rule, a provision under which article of COI, Constitution of India, allows central government to assume direct control over a state's governance. President rule से, ठीक है, President rule recently न्यूज में बना हुआ है, तो यहां से मैंने ये सवाल उठाया। प्रेसिडेंट रूल प्रोविजन अंडर विच आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के अंदर ये आता है, विच अलाउज सेंट्रल गवर्नमेंट टू अज्यूम डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नेंस। स्टेट गवर्नेंस पे डायरेक्ट कंट्रोल आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्ट कंट्रोल ओवर स्टेट गवर्नमेंट। आपको बताना है ये किस आर्टिकल के अंदर ये आता है। आर्टिकल 352 पहला ऑप्शन, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360 और आर्टिकल 361। Your correct answer is आर्टिकल 356, है ना। बी इज करेक्ट आंसर। बी इज करेक्ट आंसर, आर्टिकल 356। देखिए ये टाइप ऑफ इमरजेंसी है ना, स्टेट इमरजेंसी, टाइप ऑफ इमरजेंसी। तो कितने टाइप्स की होती है इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। 3 तरह की होती है, फाइनेंशियल, स्टेट एंड नेशनल इमरजेंसी। इसके अंदर आर्टिकल्स है, पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर ये है मेंशन्ड। तो ये है 352, आर्टिकल 352। 356 जिसकी हम बात कर रहे हैं स्टेट इमरजेंसी, या फिर इसको हम प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, है ना, प्रेसिडेंट रूल। और फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर 360। तो इसके कुछ रीजंस रहते हैं, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी का रीजन है ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, है ना। एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल में होता है आर्म्ड रिबेलियन, या फिर कोई वॉर शुरू हो गई है वर्ल्ड वाइड उसकी वजह से। और स्टेट इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर फेल कर जाए स्टेट में, जो स्टेट के अंदर गवर्नमेंट है वो फेल कर जाए, तो इसलिए प्रेसिडेंट रूल वहां पे लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 356। देन आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 360, 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो ये तीनों ही आर्टिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360, आपको ध्यान रखना है।
रिसेंटली क्या हुआ, वैसे तो ये बिल्कुल ही स्टैटिक पोर्शन है ना, स्टैटिक पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन करंट इवेंट से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन इंपॉर्टेंट रहता है। करंटली क्या हुआ मणिपुर में, है ना, मणिपुर, ये जो स्टेट आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है मणिपुर, यहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लागू हुई, मतलब कि प्रेसिडेंट रूल लागू, ठीक है। तो इसलिए ये न्यूज में भी था और वहां से मैंने ये स्टैटिक क्वेश्चन आप लोगों के लिए उठाया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक सवाल में आपको काफी सारी चीजें पता लग गई, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द टेन्योर ऑफ इंडिविजुअल राज्यसभा मेंबर, राज्यसभा के मेंबर्स का टेन्योर क्या रहता है, इंडिविजुअल मेंबर का टेन्योर क्या रहता है। ऑप्शंस है 3 years, 4 years, 5 years और 6 years। तो इसका सही जवाब है डी, 6 years, ठीक है। 6 years is the tenure of the individual राज्यसभा मेंबर। इसके एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। द टर्म ऑफ एन इंडिविजुअल राज्यसभा मेंबर इज 6 years, जैसा कि हमने देखा 6 साल पूरा रहता है टेन्योर। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर एवरी 2 years, इसका मतलब है हर 2 साल बाद 1/3 जो पॉपुलेशन है, मेंबरशिप है राज्यसभा की, वो रिटायर होती है इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल्स को प्रिस्क्राइब किया है। टेन्योर रहेगा 6 साल और हर 2 साल बाद, है ना, एवरी 2 years उसके 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं, ध्यान रखेंगे। Which of the following languages are included in the 8th schedule of the Indian Constitution? ये कुछ लैंग्वेजेस आपको दी है, इनमें से आपको बताना है कि 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है। सिंधी एंड इंग्लिश, इंग्लिश एंड कश्मीरी, कश्मीरी एंड कोंकणी और सिंधी एंड कश्मीरी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ABCD में से सही आंसर आपको बताना है। सो करेक्ट आंसर इज डी, है ना, डी ऑप्शन में है सिंधी एंड कश्मीरी। देखिए यहां से इस सवाल का मेन जो मोटिव है दैट इज आपको पता हो 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस। इन टोटल 22 लैंग्वेजेस है, ठीक, 22 लैंग्वेजेस। कौन कौन सी? असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, सेंथली, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। तो ये सारी की सारी 22 लैंग्वेजेस हैं। ये चार्ट बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें आपको ईयर भी दिया गया है कब ये रिकॉग्नाइज हुई थी इन द 8th शेड्यूल, ठीक है। तो ये आपको देखना है और कहाँ कहाँ बोली जाती है वो सारे स्टेट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, सारी 22 लैंग्वेजेस का। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे आप बस क्वेश्चन पे फोकस कीजिए और जो भी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ उस पर फोकस कीजिए, है ना। PDF टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल हमारा CUET निम्बस, ठीक है, CUET निम्बस हमारी डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा लिंक फॉर द टेलीग्राम चैनल। वहां पे आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे। पुराने जो स्टैटिक पोर्शन है ना, पुराने 5 जो सेट है उसका भी PDF आपको मिल जाएगा, प्लस दिस वन 6th वन। What is the approximate time difference between the sunrise in Arunachal Pradesh and Saurashtra in India? आपको बताना है approximate टाइम डिफरेंस बिटवीन द सनराइज। अरुणाचल प्रदेश आपको पता है बिल्कुल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है ना, एक्सट्रीम ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। और सौराष्ट्र जो है, सौराष्ट्र कम्स इन द गुजरात, है ना, गुजरात में आता है सौराष्ट्र। तो बिल्कुल एक्सट्रीम वेस्ट है ना, ये एक्सट्रीम वेस्ट, दूसरा एक्सट्रीम ईस्ट। तो दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेट टाइम डिफरेंस ऑफ सनराइज आपको बताना है कि ईस्ट में
और वेस्ट में जब सनराइज उगता है तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है टाइम ड्यूरेशन का? ऑप्शंस हैं 1 आवर, 1 आवर 30 मिनट्स, 2 आवर्स और 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो इन चारों में से आपको सही आंसर बताना है। सो करेक्ट आंसर इज सी, है ना, ऑप्शन सी, 2 आवर्स का डिफरेंस रहता है, आप ये ध्यान रखोगे। देखिए ये इंडिया का मैप है, ये हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं, है ना, अरुणाचल प्रदेश, और ये गुजरात, ये एरिया है सौराष्ट्र। ठीक है, सौराष्ट्र की हम बात करें तो सौराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के बीच का सनराइज जो टाइम डिफरेंस है दैट इज 2 आवर्स। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड क्या होता है? दीज लाइंस, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स एंड लेटिट्यूड्स। ये लेटिट्यूड्स है और ये लॉन्गिट्यूड्स है। तो जो सनराइज का डिफरेंस है दैट इज ड्यू टू ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या है? अर्थ के, ये अर्थ मान लीजिए, ये अर्थ है, इस अर्थ पे आपको जो वर्टिकल लाइंस दिखेगी, है ना, वर्टिकल लाइंस दिखेगी, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेगी दीज आर लेटिट्यूड। ठीक है, ये ज्योग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच में 30 डिग्रीज का डिफरेंस है। तो दिस डिफरेंस है ना, दिस डिफरेंस इज द रीजन। ठीक है, 30 डिग्रीज का जो डिफरेंस है ये रीजन है, यहाँ पे सनराइज जल्दी हो जाता है, और सौराष्ट्र मतलब गुजरात में सबसे लेट इन इंडिया। लेकिन पूरे इंडिया में हम लोग एक ही टाइम, है ना, एक ही टाइम फॉलो करते हैं, दैट इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट का। 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट इज द लॉन्गिट्यूड ऑफ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। ये भी आप ध्यान रखोगे ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और दिस मेरिडियन पासेस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश। ये आपको यूपी देखने को मिलेगा, यूपी के मिर्जापुर से, यहाँ कहीं पे मिर्जापुर लाया करता है, तो मिर्जापुर से 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड पास होता है, और ये हमारा इंडियन टाइम जोन है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम, या फिर इंडियन जो टाइम जोन है यहाँ से फॉलो होता है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि टाइम हम लोग कहाँ से लेते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट फ्रॉम उत्तर प्रदेश मिर्जापुर। Which among the following is the origin of the Damodar river? आपको बताना है इनमें से किस जगह से दामोदर रिवर ओरिजिन करती है ना, दामोदर रिवर का ओरिजिन बताना है। तो ऑप्शंस क्या है आपके पास? ग्रेटर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सह्याद्री और छोटा नागपुर। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर इज डी, छोटा नागपुर, है ना। रिवर्स इंपॉर्टेंट रहती है ना, इंडिया के ज्योग्राफिकल फीचर में रिवर्स आर इंपॉर्टेंट, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर, अगर मेजर रिवर है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, किन स्टेट्स को पास होके कहाँ पे मिल रही है। ठीक है, तो ये है झारखंड, आपको देखने को मिलेगा, दिस इज झारखंड। और झारखंड में छोटा नागपुर प्लेट्यू, आपको पता होगा झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू के ऊपर सिचुएटेड है, और ये जो फ्लो दिख रहा है दिस इज दामोदर रिवर। ठीक है, ये है दामोदर रिवर, और ये झारखंड के लोहरदगा या फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू इस डिस्ट्रिक्ट से निकलती है और वेस्ट बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में एक रिवर में मिल जाती है, दैट इज हुगली रिवर। और ये दो स्टेट्स कौन कौन से, झारखंड और वेस्ट बंगाल से निकलती है। ठीक है, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आपको इस वीडियो के अंदर ही मिलेगी, है ना। तो ये आपने ध्यान रखनी है, छोटे छोटे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ वो नोट कर लिया कीजिए। तो दामोदर रिवर के बारे में, पहले तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलती है, दूसरा
झारखंड और वेस्ट बंगाल 2 स्टेट से गुजरती है, और वेस्ट बंगाल में ये मिल जाती है हुगली रिवर से, ठीक है। और हुगली रिवर आगे जाके किससे मिलती है? गंगा रिवर से, है ना, ये ध्यान रखना है। अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड के आसपास आपको स्टेट्स दिख रहे हैं। इसके वेस्ट में आता है वेस्ट बंगाल, नॉर्थ में बिहार, ईस्ट में इज वेस्ट बंगाल, और वेस्ट में आता है छत्तीसगढ़, है ना। नॉर्थ में बिहार और साउथ में आएगा उड़ीसा। तो आपको स्टेट के आसपास की बॉर्डरिंग स्टेट्स पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आपने PYQ वाली वीडियो नहीं देखी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस, वो जाके जरूर देखिए, वहां से आपको पता चलेगा कि उसमें मैप वर्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैप वर्क इंपॉर्टेंट है, और आपको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना है तो किस तरह से पढ़ना है कि आपका सवाल ठीक हो जाए अपकमिंग एग्जाम। What is the name of the highest peak of गारो हिल? आपको गारो हिल की हाईएस्ट पीक का नेम बताना है। नौक्रिक, महेंद्रगिरी, मरांगशिक एंड माउंट सरामती। तो ये सारे के सारे जो पीक्स हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लाइक करती है ना। तो इन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शन इज, अगर आपको पता हो तो ए इज करेक्ट, है ना। नौक्रिक इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये देखिए, ये पूरा इंडिया का मैप आपको देखने को मिलेगा, है ना। ये है इंडिया का मैप, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ये है, दिस इज मेघालय, ठीक है, ये है मेघालय। और मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स और ईस्ट गारो हिल्स, ये छोटे छोटे डिविजन जो है ना, ये आपको देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स। तो यहाँ पे बेसिकली गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 आपको ध्यान रखनी है। और उसमें गारो हिल्स में वेस्ट गारो हिल्स आएगी, नॉर्थ गारो हिल्स आएगी, ईस्ट गारो हिल्स आएगी, है ना, साउथ गारो हिल्स आएगी। तो अगर हम नौक्रिक हिल की बात करें तो इट इज सिचुएटेड बिटवीन वेस्ट गारो हिल्स, नॉर्थ गारो हिल्स और ईस्ट गारो हिल्स। तो इन तीनों के बीच में सिचुएटेड है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे सिचुएटेड है नौक्रिक हिल, और इसका एलिवेशन कितना है फ्रॉम द सी लेवल? 1412 मीटर्स, 1412 मीटर्स, ये ध्यान रखेंगे। और एग्जैक्टली यहाँ पे ये लोकेटेड है, गारो हिल्स की हाईएस्ट पीक। Place located at the confluence of Alaknanda and Bhagirathi rivers is known as which of the following? आपको बताना है अलकनंदा और भागीरथी रिवर जहां पे मिलती है ना, कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग? कौन सी जगह वो कहलाती है? बद्रीनाथ, ऋषिकेश, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। ठीक है, आपको पता होगा उत्तराखंड में, अगर नहीं पता तो उत्तराखंड में 5 प्रयाग है। ठीक है, 5 प्रयाग है, उनमें से 2 प्रयाग है, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज सी, देवप्रयाग। देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी और अलकनंदा, और भागीरथी और अलकनंदा मिलके क्या बनाती है? गंगा रिवर। ये देखिए, ये है भागीरथी, है ना, ये भागीरथी है, ये है अलकनंदा, ये दोनों जब मिल जाती है तो इट फॉर्म्स गंगा रिवर। ये देखिए, ये है 5 प्रयाग। सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। तो ये 5 प्रयाग है, आप नहीं भूलोगे, है ना। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, आपको ऐसे ध्यान रखने कि सबसे ऊपर आता है विष्णु प्रयाग, फिर आएगा नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर आता है रुद्र प्रयाग और एट द एंड देव प्रयाग। तो ये लाइन वाइज आपको ध्यान रखने हैं, है ना। सबसे पहले विष्णु प्रयाग की अगर हम बात करेंगे तो विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, ये दोनों मिलती है। ठीक है, अलकनंदा ये रिवर है, इसमें धौली गंगा मिलके विष्णु प्रयाग बनाती है ना। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा मिलती है। उसके बाद आगे अलकनंदा में नंदाकिनी मिलती है, उससे कहते हैं नंद प्रयाग, है ना। जहाँ पे नंदाकिनी और अलकनंदा मिलते हैं उसे हम कहते हैं नंद प्रयाग। उसके आगे
कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है पिंडर गंगा, ठीक है, कर्णप्रयाग में पिंडर गंगा। फिर उसके आगे अगर हम आएंगे, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी मिलेगी अलकनंदा से, है ना। फिर आता है एट द एंड देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी जो कि गंगोत्री से निकलती है ना, गंगोत्री से निकलती है भागीरथी, देवप्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा से और वहां से बनती है गंगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। Which of the following rivers is called father of African rivers? आपको भी ये वर्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है ना। इससे पहले हमने इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस देखे, ये वर्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो आपको बताना है फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स, ठीक है, फादर ऑफ अफ्रीकन रिवर्स। ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास? नाइल रिवर, नाइजर रिवर, गैम्बिया रिवर और योबे रिवर, ठीक है। ये सारे के सारे रिवर्स में से which of the following is called father of African rivers? So correct answer is A, Nile river, है ना। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर भी हम इसे कहते हैं, है ना। ये है रिवर नाइल। देखिए ये जो फ्लो आपको दिख रहा है, अगर आप ये देख पा रहे हो, है ना, ये दो रिवर्स यहाँ पे मिली, आगे नाइल, ठीक है। तो नाइल रिवर में क्या होता है, देखिए युगांडा से निकलती है वाइट नाइल, ठीक है। युगांडा आपको अफ्रीकन कंट्री देखने को मिलेगी। ये सारी की सारी अफ्रीकन कंट्रीज है क्योंकि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की हम बात कर रहे हैं ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो वाइट नाइल और ब्लू नाइल, ब्लू नाइल कहाँ से निकली है? इथियोपिया। ब्लू नाइल और वाइट नाइल मिलके ग्रेट नाइल बनाती है और ग्रेट नाइल नॉर्थ डायरेक्शन में बहते हुए चली जाती है और मेडिटेरेनियन सी, आपको पता होगा कि जहाँ पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट खत्म होता है और यूरोप और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बीच में मेडिटेरेनियन सी आता है ना, मेडिटेरेनियन सी, ये जो सी है, तो वहां पे जाके मिल जाती है नाइल रिवर। आप लोगों के लिए एक सवाल है, टोटल कितनी कंट्रीज से गुजरते हुए नाइल रिवर जाती है और मेडिटेरेनियन सी में मिल जाती है, ठीक है। आपको नंबर ऑफ कंट्रीज बताना है। कि नाइल रिवर टोटल कितनी कंट्रीज से गुजरते हुए जाती है, उसके जहां से वो शुरू हुई टू द एंड, है ना, जहां पे मेडिटेरेनियन सी से मिल गई। टोटल कंट्रीज और टोटल नेशंस आपको बताने हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। विच इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? बहुत ही इजी सवाल है ना। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल है, लार्जेस्ट कंट्री आपको पूरे वर्ल्ड की, है ना, पूरे विश्व की लार्जेस्ट कंट्री बतानी है। ऑप्शंस क्या है? चाइना, यूएसए, रशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इनमें से करेक्ट आंसर, ये भी आपको पता हो, है ना, आपको पता ही होगा, सी इज करेक्ट आंसर, है ना, रशिया इज करेक्ट आंसर। ये जो मैप है ये काफी अच्छा मैप है, इसमें टॉप 10, है ना, टॉप 10 जो कंट्रीज, लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वो सारी कंट्रीज इसमें आपको दिखेगी। तो हम शुरू करते हैं रशिया से, ठीक है। रशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री, नंबर 1। फिर नंबर 2 पे है कनाडा, है ना, ये आपको नोट करना है, नंबर 2 पे कनाडा। नंबर 3 पे यूएसए। फिर नंबर 4 पे आपको दिखेगा चाइना। नंबर 5 इज ब्राजील, है ना, नंबर 5 इज ब्राजील, जो कि नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिलेगा। नंबर 6 इज ऑस्ट्रेलिया, है ना, दिस इज ऑस्ट्रेलिया। नंबर 7 इज इंडिया, 7th लार्जेस्ट कंट्री इंडिया। फिर 8th पे आएगा अर्जेंटीना, ये भी साउथ अमेरिका का एक देश है ना, अर्जेंटीना। 9th इज कजाकिस्तान, मिडिल ईस्ट नेशन है कजाकिस्तान। फिर 10th इज अल्जीरिया, अल्जीरिया आता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है। आपको पता होगा दिस इज एशिया, ये एशिया है ना, ये एशिया है पूरा। फिर इधर आ जाएगा यूरोप, है ना, एशिया के बिल्कुल
वेस्ट वाली साइड यूरोप आएगा, ये आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका, दिस इज साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये है, और नीचे यहाँ पे आता है अंटार्कटिका, वो इस मैप में नहीं दिख रहा है लेकिन अंटार्कटिका बिल्कुल ही साउथ में आता है ना, साउथ पोल पे। तो ये जितने भी हमने कंट्रीज देखी 10 टॉप मोस्ट लार्जेस्ट कंट्रीज है वर्ल्ड की, जिसपे 7th नंबर पे आता है इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ CaCiO2? अब ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे छोटे जो फॉर्मूलाज रहते हैं, बेसिक फॉर्मूलाज, वो आपको पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। PYQ में मेंशन थे, है ना, वो वीडियो आप जरूर जाके देखिए, PYQ एनालिसिस हमारे चैनल पे बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है, उसमें आपको दिखेगा कि साइंस के कैसे बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो कॉमन नेम ऑफ CaCiO2, ये फॉर्मूला है, इसका कॉमन नेम बताना है। बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, है ना। ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग पाउडर, इस दोनों में डिफरेंस है, आपको ध्यान रखना है। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर का ये फॉर्मूला है CaCiO2, तो इसे हम बोलते क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान रखेंगे। ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूलाज जो होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे डेली यूज में काम आते हैं ना, डेली यूज, तो वो जो सब्सटेंसेस रहेंगे उसके फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए, उसका कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये होता है कॉमन नेम, ये है उसका फॉर्मूला, और ये है केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री से रिलेटेड ये सवाल था, साइंस बेसिकली। हु प्रिसाइडेड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल? अब हम हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, ये हिस्ट्री का सवाल है, एंशिएंट हिस्ट्री। हु प्रिसाइडेड 4th बुद्धिस्ट काउंसिल आपको बताना है। महाकश्यप, वासुमित्र, ठीक है, ये सारे के सारे नाम आपने ध्यान रखने हैं। मोगलीपुत्र टिस्सा और सबाक। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है, जिसने 4th बुद्धिस्ट काउंसिल को प्रिसाइड किया था, या फिर आप कह सकते हो चेयरमैन थे 4th बुद्धिस्ट काउंसिल के। सो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है, वासुमित्र। देखिए छोटा सा चार्ट है बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड, ये देख लीजिए आप, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ठीक है, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल्स रहे हैं गौतम बुद्ध के बाद, है ना, जब उनकी मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है, जब उनको मोक्ष प्राप्त हो गया था। तो चेयरमैन्स काफी आपको पता होने चाहिए। महाकश्यप पहले चेयरमैन, ठीक है, पहले जो मीटिंग थी, पहली काउंसिल थी, उससे प्रिसाइड इन्होंने किया। दूसरा सबक्कमी, तीसरा मोगालीपुत्र, ठीक है, और चौथा है वासुमित्र, जो हमने सवाल यहाँ पे आपसे पूछा था। तो वासुमित्र आपने ध्यान रखने हैं चारों के चारों। यहाँ पे वेन्यू भी मेंशन्ड है, तो आप ये PDF आपको इसका मिल जाएगा, अभी नोट करने की जरूरत नहीं है, आप ये देख लीजिए बाद में। Who was the founder of गुप्ता डायनेस्टी? आपको गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर बताने हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड है सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शंस क्या है? श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 1 और चंद्रगुप्त 2। सो करेक्ट आंसर श्रीगुप्त, ठीक है, श्रीगुप्त 1। श्रीगुप्त 1 जो है ये आपको देखने को मिलेंगे, ये फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी है। अगर हम गुप्ता डायनेस्टी को मैप में देखेंगे, है ना, ये इंडिया का मैप आपको दिख रहा है, जो भी ये येलो पोर्शन में आपको एरिया दिख रहा है, जो अब नॉर्थ इंडिया में आता है ना, नॉर्दर्न इंडिया में जो भी पोर्शन आता है, ये पूरा पोर्शन गुप्ता एम्पायर था, है ना, गुप्ता एम्पायर के अंडर आता था। और गुप्ता एम्पायर के, गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर है श्रीगुप्त, ये आप ध्यान रखोगे, श्रीगुप्त 1 गुप्ता डायनेस्टी के या फिर गुप्ता एम्पायर के फाउंडर। Who is the author of देवी चंद्रगुप्तम? देवी चंद्रगुप्तम के आपको ऑथर बताने हैं, विशाखदत्त, डांडन, भारवी और कालिदास। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या है?
अगर आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग है ना, अगर आपकी हिस्ट्री स्ट्रांग है तो आपको इन चारों में से पता होगा आंसर क्या है. सो करेक्ट आंसर इज ए, है ना, विशाख दत्त. विशाख दत्त इज करेक्ट आंसर. ये है विशाख दत्त. ठीक है, ये बिल्कुल स्टैटिक पोर्शन है, ये आपको एज इट इज ही पता होना चाहिए. तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. जो पुरानी जो सीरीज में है आप उनको भी जाके देखिए, उनको नोट कीजिए, है ना. आपको ये ध्यान नहीं रखना है इनको. स्टैटिक पोर्शन जो रहता है उसको याद करना ही ओनली सोल्यूशन है. उसको समझ के याद कीजिए, आपको याद रह जाएगा. Which among the following sector contributes maximum to GDP in India? अब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये सवाल है ना. हम लोग ने काफ़ी सारे सेक्शंस देख लिए, जैसे कि पॉलिटी, है ना, पॉलिटी हमने चेक किया. उसके बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री से रिलेटेड सवाल. हिस्ट्री में भी एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, है ना, 3 टाइप्स में डिवाइडेड है हिस्ट्री. उसके बाद आता है ये इकोनॉमिक्स सेक्शन आ गया. उसके बीच में पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, है ना. ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी प्लस इंडियन ज्योग्राफी. ठीक है, तो ऐसे ये पूरा जो स्टैटिक जी के पोर्शन है ये इस तरह से डिवाइडेड है कि आपका सारे सब्जेक्ट्स कवर हो जाए. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज साइंस. साइंस से भी जैसे बेसिक कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो आपको पता होने चाहिए. तो चलिए इस सवाल पे आते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स मैक्सिमम टू जीडीपी इन इंडिया? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनरी. कौन सा सेक्टर मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूट करता है टू जीडीपी? सो करेक्ट आंसर इज टर्शरी सेक्टर. ये आप ध्यान रखोगे. इन द फिस्कल ईयर 2023-24, 2023-24 का फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर क्या होता है? देखिए हमारा फिस्कल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च. ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं फिस्कल ईयर 2023-24, इसका मतलब है 1 अप्रैल 2023. ठीक है, 2023, 31 मार्च 2024. तो ये इसका मतलब है. फिस्कल ईयर 2023-24 द सर्विस सेक्टर अकाउंटेड फॉर अप्रॉक्सीमेट 54.7% ऑफ इंडियाज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट करंट प्राइसेस. ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन 54.7%. अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स इंक्लूडेड है, उसका 7% ओनली. और इंडस्ट्री दैट इज सेकेंडरी सेक्टर दैट इज 6%. तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इज टर्शरी सेक्टर का. ठीक है, टर्शरी सेक्टर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में. ये आप ध्यान रखोगे. और यहाँ से आप लोग एक सवाल का जवाब दोगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो है वो किस सेक्टर में एंगेज्ड है ना, किस सेक्टर में एम्प्लॉयड है. तो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर किस सेक्टर में एंगेज्ड है. ठीक है, ऑप्शंस है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. इसमें से आपको बताना है. Consider the following: reverse repo rate, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio और बैंक रेट. तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि ये सारी की सारी इकोनॉमिक्स के रेट्स हैं. ठीक है, रेट्स आते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के कुछ रेट्स आते हैं. तो आपको इनमें से बताना है इंक्रीज इन विच अमंग द अबव कुड रेज द इंटरेस्ट रेट्स इन द मार्केट. देखिए इकोनॉमिक्स जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. आपको एक चीज अगर पता हो तो उससे दूसरी चीज लिंक्ड रहती है ना. इकोनॉमिक्स ऐसे पूरा लूप चलता है कि जो भी चीजें रहती हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स रहते हैं, एक कॉन्सेप्ट आपको पता होगा उससे दूसरा लिंक्ड होगा, ऐसे तीसरा, और पूरा एक साइकिल बनता है. तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये जो रेट्स हैं, है ना, पॉलिसी रेट्स हैं, रिवर्स रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और बैंक रेट. तो इन चारों में से किस रेट में इंक्रीज होने पर, है ना, इन चारों में से किस रेट का इंक्रीज होने पर इंटरेस्ट रेट जो है मार्केट में इंक्रीज हो जाएगा. तो ऑप्शंस क्या है? ए 1, बी 1 and 2, सी 1, 2, 3, डी 1, 2, 3 and 4. तो
तो चलो मैं इसका पहले करेक्ट आंसर आपको बता दूं, उसके बाद मैं समझाऊंगी कि एक्चुअली में है क्या, है ना। अगर आपको नहीं समझ आए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको समझा दूंगी बहुत अच्छे से। पहले करेक्ट आंसर इज डी, है ना। चारों ही रेट्स ऐसे हैं, अगर वो बढ़ गए तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए बेसिकली होता क्या है, आपको आरबीआई पता होगा, सेंट्रल बैंक, ठीक है। आरबीआई है हमारा सेंट्रल बैंक, मान लीजिए ये आरबीआई है, ठीक है, और ये है सेंट्रल बैंक, सॉरी देखिए क्या है, ये है सेंट्रल बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, ठीक है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है और उस पर इंटरेस्ट लेता है। जो वो इंटरेस्ट लेता है दैट इज रेपो रेट, ठीक है, उसको रेपो रेट कहते हैं। और अगर वो रेपो रेट बढ़ा दे, अगर वो रेपो रेट बढ़ा दे मतलब वो ज्यादा इंटरेस्ट लेने लग जाए बैंक से, ठीक है, कमर्शियल बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट अगर वो लेने लग जाए, तो इसका मतलब है कमर्शियल बैंक जो हम लोगों को लोन दे रहा है ना, मार्केट में जो लोगों को लोन दे रहा है, अब वो उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा तो हमें जो पैसा मिल रहा है उसका ब्याज हमें ज्यादा देना पड़ेगा ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, रेट मार्केट में बढ़ जाएगा, है ना, जो इंटरेस्ट रेट है वो मार्केट में बढ़ जाएगा। तो इस सवाल का मतलब यही था कि कौन कौन से रेट्स में इंक्रीज होने पर मार्केट का इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। अगर आप इस डायग्राम को समझो, ये है जनरल पब्लिक, ये है कंपनीज। जनरल पब्लिक मतलब हम लोग, है ना। हम लोग क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं कहाँ पे, कमर्शियल बैंक्स में। हमारा डायरेक्ट जो ट्रांजैक्शन या फिर कुछ भी आप कह सकते हो दैट इज नॉट विद सेंट्रल बैंक, मतलब आरबीआई के साथ हम लोग डायरेक्ट डील नहीं करते, लेकिन आरबीआई ही हमारे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है या फिर घटाता है, जो मैंने अभी आपको मैकेनिज्म बताया उस तरीके से, है ना। एक बार फिर देख लीजिए, हमने डिपॉजिट किए, कुछ कंपनीज रहती हैं वो भी डिपॉजिट कहाँ पे करती है, कमर्शियल बैंक्स को, और कमर्शियल बैंक से लोन्स भी हम लोग लेते हैं, है ना। आपको पता होगा, आपके घर वालों ने या फिर आपने लिया होगा लोन, तो उस पर हमें क्या करना होता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आप लोन लेते हो उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा होगा या कम, वो कमर्शियल बैंक डिसाइड नहीं करता, वो डिसाइड करता है आरबीआई। कैसे, जो हमने अभी सारे रेट्स पढ़े दैट इज पॉलिसी रेट्स, पॉलिसी रेट्स को एडजस्ट करके आरबीआई इन सारे रेट्स को फिक्स करता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आप जितनी भी, अगर आपको नहीं भी समझ आई तो कोई बात नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि आरबीआई जो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है उस पर वो इंटरेस्ट लेता है दैट इज रेपो रेट, ठीक है। उसको बस एक नाम दे दिया गया है, बाकी है वो इंटरेस्ट रेट ही है ना, ब्याज ही है, उसका नाम रख दिया गया है रेपो रेट। तो अगर वो रेपो रेट को बढ़ा देगा, है ना, आरबीआई रेपो रेट को बढ़ाता है, तो उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है जो कॉमन लोग, है ना, जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, और कंपनीज जो लोन ले रही है कमर्शियल बैंक से उस पे, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के सवाल, काफी इंपॉर्टेंट सवाल थे सारे के सारे। इसका पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, सीयूईटी निम्बस पे। आपको ध्यान रखना है सीयूईटी निम्बस, नहीं तो ये जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा, उसको आप फॉलो कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, वहां से आपको सारे के सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। आज वाली स्टैटिक जीके का प्लस जो पुरानी जो स्टैटिक पोर्शन रहा है उसका भी मिल जाएगा। तो अगर आप ये डेली फॉलो कर रहे हो, इसके साथ आपको क्या करना है, मंथली कंपाइलेशन को फॉलो करना है, क्योंकि वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रिविजन सीरीज रहती है, वो आपको जरूर फॉलो करना है। इसके साथ साथ डेली करंट अफेयर्स, है ना, डेली करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक पोर्शन, जो कि आज की वीडियो है, और पुरानी वीडियोस अगर आपने नहीं देखी वो भी जाके देखिए। तो चलिए हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ से इस पोर्शन से कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और बीच में मैंने जो भी सवाल पूछे हैं, है ना, वीडियो को पूरा अच्छे से आपने देखा ही होगा,
तो अगर आपने कोई भी सवाल मैंने बीच में पूछा है तो आपको उसको जवाब देना है कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।